नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना आज हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, जो है शब्द विचार। शब्द विचार हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि शब्द विचार क्या होता है कि जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आप वर्णों के बारे में जानते हैं, वर्ण से आप शब्दों के बारे में जानते हैं, शब्द से आप वाक्यों के बारे में जानते हैं, और फिर हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण या बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं। तो इससे पहले हमने जो हमारा लास्ट सेशन था, हमने यहाँ पर विशेषण अपना टॉपिक कंप्लीट किया है, यानी कि हमने संज्ञा भी पढ़ लिया है, हमने सर्वनाम भी पढ़ लिया है, हमने क्रिया भी पढ़ लिया है और हमने विशेषण भी पढ़ लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत चीजें जरूर क्लियर होंगी। लेकिन क्योंकि मैं देख पा रही थी कि जब आप विशेषण पढ़ रहे थे तो विशेषण में कई बार आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी आप जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम फिर से अपने टॉपिक को एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। हम शब्द विचार पढ़ेंगे, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। इससे पहले मैं देख पा रही थी कि जीआईसी जो वैदिका स्कूल है, ये क्लास 10th में भी हमारे जो क्लास 10th की हमारी क्लास थी वहां पर भी जीआईसी वैदिका स्कूल के जो ये बच्चे हैं ये थे। लेकिन बच्चे, अब जो आपकी क्लास का टॉपिक है वो अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब आप कॉपी पेन पेंसिल लेंगे और साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, मैम दोबारा बता दीजिए, या आपने क्या लिखा है, तो कोई भी इस तरह की समस्या होगी आप बिल्कुल शेयर करेंगे, क्लास में हैंड रेज करेंगे ऐसे, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो पूछेंगे जरूर। शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है शब्द विचार, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या करते हैं, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो शब्द क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, भाषा की लघुत्तम, लघुत्तम यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक तो देखिए हिंदी व्याकरण में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, वो होता है वर्ण। वर्ण से ही शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी आपको क्लियर की है। वर्ण हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, वर्ण के सारे भेद हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन भी मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं। और इसमें हमने शब्द विचार और वाक्य विचार को भी हमने टच किया था इस टॉपिक को। लेकिन हम यहाँ पर आप आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसको। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। लघुत्तम यानी कि छोटी, स्वतंत्र यानी कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है, को शब्द कहते हैं। और क्या होता है, एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को भी शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे हमने ह और व मिलाया, उसमें आ का हमने यहाँ पर स्वर लगाया, तो ये बन गया हवा। घ और र को मिलाया, ये बन गया घर। का और का में आ का स्वर लगाया और म, काम। तो ये सब क्या हो गए, सार्थक शब्द है, ये सार्थक ध्वनियां हैं, ठीक है। ये वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनियां हैं जिनको हमने शब्द कहा है, ठीक है। नोट डाउन भी करेंगे, साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। और मुझे पता है कि इससे पहले भी आप लोगों को मैंने ये लिखवाया है, आप लोगों को मैंने शब्द की परिभाषा, शब्द क्या होते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है। अब देखिए शब्द भंडार।
शब्द भंडार क्या होता है? किसी भी भाषा में, भाषा कोई भी हो, में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले शब्द भंडार। तो देखिए किसी भी भाषा में, किसी जो भी भाषा है, वो चाहे आपकी अंग्रेजी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो फारसी है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो जापानी है, चाहे वो उर्दू है, जो भी भाषा है, उस भाषा में प्रयोग हो सकने वाले, उस भाषा में प्रयोग किए जा सकने वाले जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? उस भाषा का शब्द भंडार कहलाता है। तो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और एक बात और होती है इसमें कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है? नए नए शब्द उसमें जुड़ते जाते हैं, उस भाषा में नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं। तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा विकास अगर देखा जाए तो किसका हुआ है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी का हुआ है। ठीक है, जैसे हम अभी वर्चुअल माध्यम से पढ़ रहे हैं, एक वर्चुअल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसका कारण है? ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण है। इसका रीजन है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने इतना ज्यादा विकास किया कि आज हम इस तरह से यहाँ पर वर्चुअल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी देखिए कितने सारे वर्ड्स अभी तक आ गए, सूचना प्रौद्योगिकी, और उसमें सबसे मेन चीज आती है कंप्यूटर, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल क्लास। तो भले ही ये इंग्लिश के वर्ड हो, लेकिन हम इसको हिंदी में भी, जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो दूरसंचार के माध्यम से जो पढ़ाई, तो देखिए ये सारे शब्द सुनिए, ये सारे शब्द आपको नए नहीं लग रहे हैं? अभी जैसे एक महामारी हमारे सामने आई, तो इस महामारी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द, जो कई शब्द तो ऐसे थे जो शुरुआत में हमसे बोले भी नहीं जा रहे थे, है ना। इस महामारी के दौरान हमने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने। अब भले ही 2 से 3 साल हो गए हैं, 2 साल कंप्लीट होकर तीसरा साल शुरू हो गया है, तो अब हमें वो यूज टू लगने लगे हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि कोरोना या क्वारंटीन, ठीक है, या लॉकडाउन, या और भी बहुत सारे शब्द। तो क्या हो रहा है कि एक महामारी आई और हमें उसमें इतने सारे नए शब्द पता चले। भले ही ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम हिंदी में भी इनको ऐसे ही यूज करते हैं, हम हिंदी में भी इनको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब सभ्यता का विकास होता है तो क्या होता है कि नए नए शब्द बढ़ते रहते हैं तथा कुछ शब्द हटते रहते हैं। कुछ शब्द बढ़ते हैं और कुछ शब्द क्या होते हैं? हटते हैं। जैसे किलो, कंप्यूटर, तोला, छटाक, या कुछ और शब्द जो आपने देखा होगा कि आप कई शब्द ऐसे होते हैं कि अरे ये तो मैंने पहली बार सुना, इसको ये भी बोलते हैं, ये तो मैंने पहली बार सुना। ठीक है, तो यही है शब्द भंडार, यही है हमारी भाषा का शब्द भंडार, यानी कि उस पूरा जो समूह है उस भाषा का के शब्दों का, उसको कहते हैं शब्द भंडार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण, हमने शब्दों को डिवाइड किया है, शब्दों का वर्गीकरण किया है 4 भागों में। कौन कौन से 4 भागों में किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है। कैसे 4 तरह से किया गया है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं कितने तरह से किया गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। अर्थ की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है शब्दों को। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द।
एकार्थी और अनेकार्थी में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी सकता है, तो मुझे लगता है पर्यायवाची और विलोम शब्द तो जब हम LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होते हैं, ये सारी चीजें हमें हिंदी में सबसे पहले कराई जाती हैं कि नहीं कराई जाती? आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पर्यायवाची और विलोम शब्दों को? पढ़ा है तो हाथ खड़ा करेंगे ऐसे। अगर पर्यायवाची और विलोम शब्द अगर पहले पढ़े हैं तो हाथ खड़ा करेंगे ऐसे। GIC रीठा खाल, GIC रीठा खाल, क्या बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? GIC रीठा खाल, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस, सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अर्थ की दृष्टि से, हाथ नीचे कर लीजिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। एकार्थी और अनेकार्थी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे तो ये भी बहुत बड़े शब्द नहीं है। एकार्थी यानी कि जिसका केवल एक अर्थ हो, अनेकार्थी यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है, इसको कहेंगे अनेकार्थी। अब पर्यायवाची और विलोम शब्द ऐसे हैं जिनको बच्चा वन टाइम में याद कर लेता है। ये तो मुझे क्लियर है कि पर्यायवाची और विलोम शब्द हम एक बार में याद कर लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, कोई एक बच्चा मुझे खड़े होकर बताएगा विलोम शब्द क्या होते हैं? कौन बताएगा विलोम शब्द क्या होते हैं? इस तरह से हाथ खड़ा करेंगे और फटाफट माइक ले लेंगे। विलोम शब्द क्या होते हैं विद एग्जाम्पल? चलिए फटाफट, GIC रीठा खाल, विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चे? GIC वैदिका, कोई भी बच्चा बिल्कुल नहीं पता विलोम शब्द क्या होते हैं? यस, वैदिका का हैंड रेज कर रहे हैं काफी सारे बच्चे। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, फटाफट माइक लेंगे और फटाफट बात करेंगे। चलिए, 4 भेद हमने बताए अर्थ की दृष्टि से। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। क्या होते हैं विलोम शब्द? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए, क्या होते हैं विलोम शब्द? जो शब्द दूसरों के अर्थ बताते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का अर्थ बताते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। एक शब्द आपने यहाँ पर काट लिया, विपरीत अर्थ, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट अर्थ बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ दिन, तो दिन का विपरीत क्या होगा? दिन का विपरीत क्या होता है? रात। वेरी गुड, रात, ठीक है। इस तरह से जो क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, उनको कहते हैं विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द जो एक जैसे अर्थ देते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक जैसा होता है जिनका, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द जिस एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो इस तरह से अर्थ की दृष्टि से हमारा यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, प्रयोग की दृष्टि से, यानी कि हम कैसे इसको प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग एक तो होता है सामान्य रूप से करते हैं, दूसरा तकनीकी रूप से करते हैं, तीसरा अर्ध तकनीकी रूप से करते हैं। माइक को ऑफ कर लीजिए आप। नंबर 3 है स्रोत, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। स्रोत क्या है? शब्दों का स्रोत क्या है कि शब्द की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द, ये भी हमने यहाँ पर पहले पढ़े हैं। तो देखिए, 4 भेद होते हैं, तत्सम, तत्भव, देसी, विदेशी। तत्सम हमने कहा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास,
कि उस शब्द का इतिहास क्या है, उस शब्द की उत्पत्ति क्या है, उस शब्द का स्रोत क्या है, कहाँ से वो शब्द उत्पन्न हुआ है। तो तत् सम। तो ज्यादातर जो हमारे हिंदी भाषा जो हमारी है, इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई। तो देखिए, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, कुछ भी हम कह सकते हैं। स्रोत यानी कि जहां से वो उत्पन्न हुआ है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, या इतिहास भी उसको कह सकते हैं। तो स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के दृष्टि से भी शब्द के जो 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तत्भव, देसी और विदेशी। ठीक है। अब देखिए, जो हिंदी भाषा है, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। तो तत्सम शब्द की बात आई, तो जिस शब्द को संस्कृत भाषा से एज इट इज तत्सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। 2 शब्दों से ये मिलकर बना है तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। उसके समान यानी कि संस्कृत में जैसे उसको यूज किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही उसको हिंदी में भी यूज किया जाता है, तो उसको कहते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे संस्कृत में गृह, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, घर, तो इसको हिंदी में भी हम गृह कहते हैं। या सर्प, संस्कृत में सर्प कहा जाता है सांप को, तो हिंदी में भी हम सर्प कह देते हैं नॉर्मली। ठीक है। दूध, दूध को हिंदी में दुग्ध कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में भी नॉर्मली कभी कभी दुग्ध कह देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम, उसके समान। अगला आता है तत्भव। तत् का अर्थ होता है उसके, उससे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है, तो संस्कृत से जो बना है, संस्कृत से जो बना है उस शब्द को हम कहते हैं तत्भव। एग्जाम्पल अभी अभी मैंने यहां पर दिया, सर्प। ठीक है, सर्प क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन इससे हमने हिंदी में इसको क्या बना लिया, सांप। ठीक है, दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमने हिंदी में उसको क्या बना दिया, दूध। ठीक है, इसी तरह से पत्र, पत्र अर्थात पत्ता, तो संस्कृत में पत्र कहते हैं, हिंदी उसकी हमने बना दी पत्ता। ठीक है, तो इस तरह से तत्भव यानी कि जो उससे पैदा हुआ हो उसको कहते हैं तत्भव। उसके बाद आते हैं देशी शब्द। देशी शब्द क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो चीजें होती, जो अपने ही देश में, जो चीजें अपने ही देश की जो अलग अलग भाषाएं हैं, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आप सभी को पता है ना, हमने अपने हिंदी व्याकरण की शुरुआत में ही ये पढ़ा था कि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो देसी शब्द क्या होते हैं, अब देखिए, कोई शब्द जो पंजाब में प्रयोग किया जाता है, पंजाबी भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन अब उसको हिंदी में भी यूज करते हैं, सामान्य रूप से हिंदी में यूज करते हैं, लगता ही नहीं कि वो पंजाबी शब्द है। अगर मैं कहूँ पगड़ी, पंजाबी शब्द है, पंजाब का ही है, पंजाबी भाषा में ही प्रयोग होता है, लेकिन हम हिंदी में भी उसको ऐसे यूज करते हैं जैसे ये हिंदी का ही शब्द हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं देसी शब्द, जो अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं से आए रहते हैं हिंदी में, उनको कहते हैं देसी शब्द। इसी तरह से विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द में कई बार हम ऐसे शब्दों को, चाहे वो उर्दू के शब्द हों, चाहे वो फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द हों, या विभिन्न तरह की चीनी भाषा के शब्द हों और दूसरी भाषाओं के शब्द, अंग्रेजी के हों, उनको हम हिंदी में ऐसे यूज करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी के ही शब्द हैं। अब आप
साइकिल चलाते हैं शाम को, ठीक है। तो साइकिल को कोई हिंदी में नाम बता सकता है? साइकिल का हिंदी में क्या नाम होता है? हिंदी में, क्योंकि साइकिल तो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में नाम कोई बताएगा साइकिल का? हमें नहीं पता, क्योंकि हम साइकिल को साइकिल ही कहते हैं हिंदी में। हम उसका हिंदी नाम सोचने की जरूरत ही नहीं करते। हमें पता है कि साइकिल जो शब्द है अब वो हिंदी में हिंदी की तरह यूज किया जाता है, हिंदी की तरह प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं साइकिल। तो कुछ ऐसे अखबार जो शब्द है उर्दू का शब्द है, लेकिन हमें नहीं पता, हम उसको हिंदी की तरह यूज करते हैं। ऐसे हम मानते कि ये हमारे हिंदी का शब्द है। दरवाजा उर्दू का शब्द है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं और अलग अलग देशों से हमारी हिंदी भाषा में हमारे देश में आए हैं, उनको हम कहते हैं विदेशी शब्द, ठीक है। ये तो आपके 3 तरह के हो गए। अब आता है रचना की दृष्टि से, यानी कि कैसे शब्दों की रचना की जाती है, शब्दों को प्रयोग कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ जो लिखा हुआ है, रूढ़ का अर्थ होता है पुराना। रूढ़ का अर्थ होता है पुराना। किसी शब्द, किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए जो हम एक ही नाम पुराने टाइम से, बहुत पहले से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और उसका कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अगर मैं कहूं ये दीवार खड़ी है, ठीक है, दीवार, तो दीवार का कोई और ऑप्शन, दीवार को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? दीवार को हम और क्या कह सकते हैं? बहुत जल्दी से आपके दिमाग में नहीं आएगा, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में भी नहीं आया। दीवार रूढ़ शब्द, यानी कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से प्रयोग किया जा रहा है, उसको कहते हैं रूढ़ शब्द, और दूसरा उसका कोई भी अर्थ या दूसरा उसका कोई भी और मीनिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यौगिक। उसके बाद आता है हमारा यौगिक। तो यौगिक का अर्थ होता है, देखिए, यौगिक शब्द जो है वो योग से मिलकर बना है। यौगिक शब्द जो है वो योग से मिलकर बना है। तो देखिए, जब हम शब्दों को, अलग अलग शब्दों को मेल करके बनाते हैं किसी नए शब्द को, तो उसको कहते हैं यौगिक शब्द। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ यानी कि मेल करके तो बनाया है, लेकिन उसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं है, तो उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो 4 तरह से वर्गीकरण किया हमने शब्दों का, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से भी शब्दों का वर्गीकरण अगर हम करें, एक व्याकरणिक विवेचन, ठीक है, व्याकरणिक विवेचन। अभी तक हम शब्दों को नॉर्मल तरीके से वर्गीकृत कर रहे थे, सामान्य तरीके से वर्गीकृत कर रहे थे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। अब यहाँ पर आता है व्याकरणिक विवेचन। अब जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो तब आप ऐसे नहीं देखते कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है या इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये देसी शब्द है या विदेशी शब्द है। आप व्याकरण के आधार पर देखिए, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जब आप किसी शब्द को वाक्य में लिख देते हैं, देखिए, स्वतंत्र रूप से जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब आप उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, अलग अलग व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं और अलग अलग काम करने लगते हैं, ठीक है। एक वाक्य लिखा आपने और उसमें बहुत सारे शब्द हैं। अब क्या कर रहा है, जो पूरा वाक्य है उसमें जो शब्द हैं वो व्याकरण के नियमों से बन गए हैं और वो अलग अलग तरह के कार्य करने लगे हैं। इसीलिए इन शब्दों को, अब अभी तक बात अलग थी, अब बात बिल्कुल चेंज हो गई है कि वाक्य में आकर शब्द व्याकरणिक नियमों से बन जाता है। कोई शब्द संज्ञा हो जाता है, कोई शब्द सर्वनाम हो जाता है, कोई शब्द विशेषण हो जाता है, कोई शब्द क्रिया हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर विवेचन की दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांटा है। व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांटा है, लेकिन इन 8 भागों को हमने 2 वर्गों में अलग अलग रखा है। शब्दों को
8 भागों में बांटा गया है, लेकिन समझने के लिए कि हम इनको आसानी, अब देखिए 8 को हम एक साथ समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हम 4 को अलग समझेंगे, 4 को अलग समझेंगे तो क्या होगा, आसानी से हमें समझ में आएगा। तो उसके लिए हमने इसको 2 वर्गों में रखा, और वो पहला वर्ग है विकारी शब्द। वो पहला वर्ग है विकारी शब्द। अब क्या होता है, देखिए इतना बढ़िया टॉपिक अभी आपका चल रहा है, जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, जो बच्चा ध्यान से समझेगा, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जो चेंज हो जाते हैं, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, और आपका कारक के आधार पर। तो जैसे कि मैंने कहा संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द राम, अगर लड़का है तो उसके लिए राम, लड़की है तो सीता, मोहन, राधा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसी तरह से सर्वनाम, अगर लड़का है तो उसके लिए अलग सर्वनाम शब्द, लड़की है तो उसके लिए अलग शब्द। विशेषण, अगर लड़का है तो उसके हिसाब से विशेषण, लड़की है तो उसके हिसाब से विशेषण। जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा। इसी तरह से गीता बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा और अच्छी, यानी कि ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। क्रिया, क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है। मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, क्रिया है जाता है, लेकिन ये हमने लड़के के लिए प्रयोग किया तो ये जाता है। अगर मैं कहूं सीता विद्यालय जाती है, लड़की के लिए यूज किया है तो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं जो शब्द, उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, विकारी शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी तरह से दूसरा जो टॉपिक, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, जो चेंज नहीं होते हैं, जो बिल्कुल भी बदलते नहीं है। इसमें आते हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे सारे वर्ड्स, सारे शब्द, लेकिन समझने हैं, पढ़ने हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन में हम, अभी तक हमने यहाँ पर अपने विकारी शब्द पढ़ चुके हैं, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इन अविकारी शब्दों को क्लियर करेंगे और अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा है शब्दों के बारे में, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में, उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन पर हम उसमें डिस्कशन भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।